महाराष्ट्र में कांग्रेस का लापता लेडीज कैंपेन, पूरे राज्य में पोस्टर चिपकाकर बीजेपी को घेरा। जगदीश जी, अब पोस्टरबाजी तो होगा, किसी भी दिन आचार संहिता लग सकता है, समीक्षा हो चला है जी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर वह 100 अधिकारी जो हैं वह बहुत चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वह 100 अधिकारी जो जिनको ट्रांसफर करना था वह ट्रांसफर नहीं हुए हैं और उसे ट्रांसफर करने की कवायद चल रही है कि आखिर उसे क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है। जब चुनाव आयोग कहा था ट्रांसफर करना है सबको जी, तो ट्रांसफर कर देना चाहिए था, लेकिन ट्रांसफर हुआ नहीं है अभी तक। अब इस चीज पर भी गौर करना पड़ेगा कि क्या यह सरकार जो है वह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है या कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी, इस पर नजर मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आचार संहिता जब लगता है तब चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है प्रशासन जी, लेकिन कभी भी अगर चुनाव जब घोषित होता है उसके पहले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, वह ट्रांसफर पोस्टिंग जो है जिस जिले का जो अधिकारी है उस जिले की ड्यूटी से उसे हटा दिया जाता है, दूसरी जगह किया जाता है और 3 साल से ज्यादा वहां पे रहता नहीं है। 3 साल तक के अधिकारियों को वहां से हटाया जाता है जी। और हर अधिकारी किसी न किसी सत्ता के अधीन होता है, किसी न किसी का फेवरेट होता है, तो इस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से राजीव कुमार ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होगा और वहां पे परिस्थिति यह है जगदीश जी की 100 अधिकारियों को यह लोग हटा नहीं रहे। 2 दिन का समय दिया था, समय भी खत्म हो गया। शनिवार का यह बात है, शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, सोमवार तक हटाना था जी, और हटा नहीं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर उतारू हो गई है कि वह अपनी मर्जी इस तरह से चलाएगी, खुलेआम धांधलियां करेंगी, इस पर शक है जी। अब आने वाले समय में पता चलेगा। अब 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगा हरियाणा का। आज जम्मू कश्मीर का आखिरी वोटिंग हो रहा है, आखिरी चरण का जी। अब देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या, इनके पतन का कारण बनने जा रहा है। जो परिस्थिति है इस वक्त, हर सर्वे बता रहा है कि हरियाणा से भी बुरा हाल महाराष्ट्र में इन लोगों का है। अब अगर हरियाणा से बुरा हाल महाराष्ट्र में है तो हरियाणा में तो पतन हो रहा है। इसका मतलब कि जनसंघ से जैसे भाजपा बना था वैसे भाजपा से कोई और पार्टी। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के लिए कोई सीट कहीं से संशय, बड़ा सीट उसकी संशय में है। हाँ, नहीं, अजीत पवार की ही नहीं, एकनाथ शिंदे की भी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 208 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 288 सीटें हैं। जिस पार्टी का सीएम है उस पार्टी को सीटें नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को दरकिनारे लोग कर रहे हैं, खुद अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे जी। अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अगर हरियाणा से बुरा हालात है तो यह बहुत चिंता का विषय है, भाजपा के लिए नहीं, आरएसएस के लिए। इसलिए कि आरएसएस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में ही है, विदर्भ एरिया में आता है। वो विदर्भ में 68 विधानसभा की सीटें हैं जगदीश जी। और भारतीय जनता पार्टी का बड़ी बुरा हाल है। 2024 लोकसभा चुनाव में 1 सीटें नितिन गडकरी की जीती, बाकी सब हार गए। कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा है विदर्भ एरिया में, और विदर्भ कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 14 के बाद में 14 में और 19 में हालात बदले, अलग हुए और कांग्रेस का खात्मा हुआ वहां से। लेकिन तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र के अंदर फिर विदर्भ में जिंदा कर दिया, और इस वक्त कांग्रेस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है के रूप में उभरी है 2024 के अनुसार। विपक्ष में भी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, मुख्य विपक्षी पार्टी अगर कहा जाए तो कांग्रेस है इस वक्त। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र का क्या होता है, लेकिन चुनाव के तारीखों का ऐलान कब होता है, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और राज ठाकरे और भाजपा में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 100 सीटों पे लड़ूंगा, अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पे लड़ूंगा, भाजपा कह रही है कि मैं 208 सीटों पे लड़ूंगा। तो बाकी सीटें क्या भगवान जी ने
मोदी जी को फोन किया है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सीट टपकाऊंगा, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है भाई, यह इन लोगों के कार्यकाल में कुछ भी पॉसिबल है। इन लोगों को डायरेक्ट ऊपर से फोन आता है इन लोगों के पास, तो वह फोन कब आता है यह देखना होगा। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में अजीत पवार एक ऐसे संकट बने हुए हैं भाजपा के लिए कि अजीत पवार चाहते हैं कि भाजपा हमें निकाल दे, और भाजपा चाहती है कि अजीत पवार छोड़ के चले जाएं। अजीत पवार 80 सीटों पे आज भी अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा दिया, हमें सीएम बनाने का बोल करके लाया और क्या नाम है कि हमें सीएम बना दिया। यह लगातार वह बातें, लेकिन अब उनका ये सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, देखिए इसका एक वजह है जगदीश जी की शरद पवार ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। फिर इधर कुछ पहले बातचीत कुछ हुई थी या संकेत दिए थे, माफी बार बार मांग रहे थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। शरद पवार सुप्रिया सुले को पार्टी सौंपेंगे, यह तय है, इससे कोई इनकार नहीं है जी। और यह चुनाव जो होने जा रहा है महाराष्ट्र का, इस चुनाव के बाद में शरद पवार दिल्ली की सरकार मोदी की गिरा करके और दूसरी सरकार बना के ही संन्यास लेंगे राजनीति से, और सुप्रिया सुले को पार्टी सौंपेंगे, यह तय है। और मोदी की सरकार को तोड़ेंगे, यह भी तय है, क्योंकि उन्होंने साफ बयान दिया है कि मैं सरकार तोड़ूंगा। लेकिन शरद पवार सर, आजकल कोई बयान शरद पवार का नहीं आ रहा, वो बहुत चुपचाप शांत बैठे। नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, कोई बयान नहीं है उनका। आप देखिए राहुल का भी बहुत कुछ बयान नहीं आ रहा है। राहुल अगर हरियाणा में चुनाव प्रचार में है तभी इनका बयान आ रहा है, नहीं तो बयान, यह सब शांत बैठे हुए यह इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में। देखिए मेरे पास तो यह भी खबर है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने अस्वीकार कर दिया है, मना कर दिया है, और क्या ना कि इंडिया गठबंधन में नहीं लेने के लिए। इसलिए देखिए अब फिर भी वह आए थे दिल्ली मोदी से भी मिलने के लिए और इंडिया के नेताओं से भी मिलने के लिए, लेकिन कोई मिला नहीं है इनसे, नहीं मिला, मिलने का समय नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस समय देश के लिए चुनाव लड़ रहा है आपस की। देखिए आप यह बताइए जगदीश जी की इस वक्त देश में नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया? कोई बयान नहीं दिया, अभी तक उनका भी कोई बयान नहीं दिया। राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को भी हरियाणा में सीट दी थी और आम आदमी पार्टी को भी, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा कि नहीं, कांग्रेस वहां चुनाव जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है वहां पे चुनाव, वहां पे हम नहीं लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन को हमारी जरूरत पड़ी तो प्रचार के लिए मैं आऊंगा, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। इसके बाद अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, और जबकि पहले वह कह रहे थे कि मैं भी हरियाणा में चुनाव लड़ूंगा। राहुल गांधी ने सीट सीट दिया और उन्होंने नहीं लिया, कहा कि मैं साथ खड़ा हूं, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। इंडिया वहां चुनाव जीत रही है, भाजपा को हरा रही है, हमारे लिए यह खुशी की बात है, और अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो मैं उसके प्रचार में जाऊंगा, यह बातें उन्होंने कही। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, जब जगदीश जी कांग्रेस नहीं दे रही थी और आम आदमी पार्टी कर रही थी बार बार कि मेरा तो लोकसभा चुनाव का गठबंधन था, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और आम आदमी पार्टी को भी हम साथ रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 5 सीटें दी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, नहीं साथ लड़े, 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर करने का और भाजपा को फायदा पहुंचाने का कार्य किया। देखिए जगदीश जी, जनता जो है ना, जनता सब देख रही है और जनता सब जानती है। जनता को कोई इतना बेवकूफ ना समझे, क्योंकि जनता जब तक बेवकूफ बन रही है ना, वह जानबूझ के बन रही है, वह अपने पे आ गई तो अच्छे अच्छे को सबक सिखा देगी जनता। इस बार जनता ने कुछ अलग मूड बना के रखा है। इस बार जनता ने अलग ही मूड बना कर रखा है। इस बार देखिए हरियाणा का जनता भी चुपचाप है। देखिए हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है, हालांकि किसी और राज्य से कोई लेना देना उसका नहीं है, लेकिन पूरे देश की नजर इस पे पड़ी हुई है। पूरे देश की नजर है इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर पे कि कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लगातार नजरें बनी हुई है, जनता बदलाव चाहती है और जनता का प्रभाव देखिए यह क्यों नजर है। और मैं आपको एक चीज और जगदीश बताऊं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है, क्योंकि इसकी हवा जो निकलेगी वह मोदी के लिए बड़ी घातक साबित होने वाली है। फिर मोदी कभी
इससे उभर नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि शेयर मार्केट लगातार एकदम गिरता जा रहा है। उद्योगपति सुबह थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं और रात को पुराना पैसा भी अपना निकाल लेते हैं। यह परिस्थिति है, इसलिए मार्केट का हालत बहुत खराब है। और इसमें पीस कौन रहा है? वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन पीस मध्यम वर्गीय लोग इसमें थोड़ा सा उनका बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। और इस सबका गुनहगार इस देश की सरकार है, मोदी सरकार। साफ तौर पे कहा जाए कि मोदी सरकार है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और जगदीश जी की देखिए, महाराष्ट्र का जो अजीत पवार यह ठान के बैठे हुए हैं, मराठवाड़ा से अजीत पवार आते हैं, लेकिन मराठा से ही एकनाथ शिंदे भी हैं। अब अगर अजीत पवार सीटों के बंटवारे को या किसी चीज को लेकर के वह छोड़ के जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमला करेगी। लेकिन अगर वह अड़े हुए हैं कि मुझे तो 80 सीटें चाहिए और इसकी बात हुई है पहले, वह इस पे अड़ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ देगी। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी तो भाजपा को मराठवाड़ा में बहुत नुकसान होगा। अजीत पवार चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, लेकिन मराठा की जनता एक चीज और कहेगी कि आपने अपने पिता तुल्य चाचा को धोखा दिया तो आपको धोखा दिया। तो जिस सिंपैथी की यह प्रयास कर रहे हैं वह सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा और ना तो भाजपा को मिलेगा। भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन इनको यह भी समाप्त हो जाएंगे। यह चीजें हैं। तो मतलब वो कहते हैं दुविधा में दोनों गए रहने में लेना था, न तो भाजपा के साथ रह के इनको वोट मिलने वाले हैं और ना तो भाजपा से हट करके मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इनके लिए ऊपर वाले ने इनकी नसीब पूरे लिख करके इंड इनका कर दिया है राजनीति का। अजीत पवार के पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती यह हुआ कि वह शरद पवार को छोड़ के जाना, पार्टी को तोड़ना, यह हुआ उनके लिए बहुत मुश्किल था। और देखिए एकनाथ शिंदे को लेकर के भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि एकनाथ शिंदे सही है। अब असली लड़ाई अखरमंडल तो एकनाथ शिंदे के साथ होगा। एकनाथ शिंदे के साथ 45 विधायक है, 44 है, माफ कीजिएगा जी। और एकनाथ शिंदे तो 45 ही हो गए। अब यह जो 44 आए, इन 44 को भी टिकट नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी का चेहरा ब्रेकडाउन हो गया है, अमित शाह किसी काम के नहीं रहे, आरएसएस साथ खड़ा नहीं है, एकनाथ शिंदे का चेहरा चल नहीं रहा है, देवेंद्र फडणवीस को कोई पूछ नहीं रहा है, तो उनकी जीत की गारंटी कौन लेगा? और जब जिताऊ कैंडिडेट जो है, जो मंत्री या विधायक हैं, जो जिताऊ हैं, जो अपने दम पर जीत करके आते हैं, वह साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं, तो फिर उनको कौन बचाएगा? तो जब ऐसे में वह लोग यह कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं, सिर्फ आचार संहिता का वो है। और हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का हारने के बाद नरेंद्र मोदी और कमजोर हो जाएंगे। जो ईडी सीबीआई आज इनकी थोड़ी बहुत सुन भी रही है, वह भी सुनना बंद कर देगी, कहेगी कि अब इनका यानी कि अंदर इनके बहुत बड़ी टूट हो चुकी है। हाँ, बहुत बड़ी टूट हो चुकी है। और देखिए नितिन गडकरी का बयान लगातार बदल रहा है। कभी बोल रहे हैं राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, कभी कहते हैं कि मुझे पीएम का ऑफर है, कभी कहते हैं कि आपके मंत्री ही आपको छोड़ के जाने वाले हैं। जो इस तरह की अलग अलग बातें आ रही हैं और आरएसएस का अचानक सक्रिय हो जाना, राजस्थान में हाई लेवल की बैठक करना, या देखिए मंगललाल ने क्या नाम है कि खबर भेजे हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाले कि क्या नाम है कि बैठक चल रही है, 3 दिवसीय बैठक है, कल से बैठक शुरू हुई है, आज भी बैठक। जो आरएसएस बहुत धीरे कोई कार्य करता है और अचानक इतनी तेजी आरएसएस पकड़ लिया है नरेंद्र मोदी को लेकर के, इतना मतलब वो चिंतित हो गया है कि अब पहले वह अध्यक्ष पद पर वसुंधरा राज सिंधिया और संजय जोशी, इन दो में से एक अध्यक्ष बनेंगे। और यह दोनों राजनीति में क्या नाम है कि आ रहे हैं। अब या तो संजय जोशी बने तो वसुंधरा राज सिंधिया राष्ट्रीय महासचिव बनेंगी, वसुंधरा सिंधिया अध्यक्ष बनती है तो संजय जोशी राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे। दोनों परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी अमित शाह जेपी नड्डा के लिए शुभ संकेत नहीं है। नहीं, दूसरी चीज दूसरी चीज जगदीश जी, जो जितने सीएम इन्होंने बनाए हैं सभी को निकाल करके फेंका जाएगा, सब रिमोट कंट्रोल वाले। ऐसा तो नहीं कहीं वसुंधरा भी बगावत पे उतर आई है?
नहीं, देखिए जगदीश जी, एक चीज है, एक चीज यह है जगदीश जी कि देखिए वसुंधरा सिंधिया बिल्कुल नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। बगावत का मतलब यह कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होना, वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ नहीं है जी। वह भाजपा को बचाना चाहती है, क्योंकि यह नहीं कि वसुंधरा सिंधिया को सीएम क्यों नहीं बनाया गया, जिस तरह से नजरअंदाज किया गया उन्हें साइड करने के लिए, यह गलत था। तो कहीं और वसुंधरा सिंधिया की वजह से ही राजस्थान जीता गया है, मोदी की वजह से नहीं जीता गया है। और वसुंधरा आज चाह दे तो राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 54 लोग अभी भी वसुंधरा के इशारे पे चल रहे हैं वहां पे। तो 54 लोग हटे तो राजस्थान की तो सरकार खत्म हो जाएगी जी। तो यह चीजें लेकिन सरकार गिराने को लेकर के इतनी सक्रिय नहीं है वसुंधरा भी यह चाहती है कि मैं अब संन्यास ले लूं या रहूं, लेकिन मोदी और शाह जेपी नड्डा यह 3 लोगों को हटाया जाए और जिन लोगों को इन लोगों ने दूसरे दलों से लाया है उनको निकाला जाए, ताकि भाजपा जो अटल की भाजपा थी वो बचे। आरएसएस की मुख्य चिंता जगदीश जी यही है कि आरएसएस अटल वाली भाजपा चाहती है, मोदी की भाजपा नहीं चाहती है। इसलिए बहुत तब्दीलियां होंगी, वसुंधरा सिंधिया बने अध्यक्ष या संजय जोशी बने, दोनों एक ही धार हैं, एक ही धार के 2 पहलू हैं। वसुंधरा सिंधिया की भी सोच वही है और संजय जोशी की भी वही है। अटल के विचारों से यह लोग मतलब वो संबंध रखते हैं जी।